हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेईई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसपे हम बात कर रहे हैं आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर कहो या आपका डिजाइन ऑफ बीम बोलो। इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया जाएगा। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम उस तरह से कवर करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में कवर किया है डियर। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस को उससे टॉपिक के साथ लिंक करेंगे और उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी भी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस सेशंस को हम एक ही पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा कब पूछा था, एसएससी जेईई 2007 में पूछा था। 2007 से पहले इससे कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप नहीं किया गया था। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास। क्वेश्चंस बोल रहा है यहाँ पर कि इन ए स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज, कि जो आपका स्टील बीम सेक्शन होता है उसमें जो वेब होता है, वेब का क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीम है हमारे पास, बीम क्या है, एक प्रकार का एक फ्लेक्सुरल मेंबर है। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स लिखना चाहूं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ठीक है, देखिएगा बड़े ध्यान से। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो सर हमारे पास यहाँ पे जो स्टील है, स्टील किस तरह का मेंबर है सर, स्टील आपके पास एक फ्लेक्सुरल मेंबर है। ठीक है, क्या है यह आपके पास फ्लेक्सुरल मेंबर है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका जो सेक्शन है वो किसकी तरह डिजाइन किया जाता है, इसका सेक्शन एज ए आई सेक्शन की तरह डिजाइन किया जाता है। क्लियर है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जो हम यहाँ पे जो इसको सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका जो सेक्शन है एज ए आई सेक्शन की तरह डिजाइन किया जाएगा। कैसे डिजाइन किया जाएगा आपके पास, आई सेक्शन की तरह। क्लियर है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि क्या है कि स्टील क्या है, एक प्रकार का स्टील बीम। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, स्टील बीम की बात कर रहे हैं। एक फ्लेक्सुरल मेंबर है जिसका सेक्शन एज ए आई सेक्शन की तरह डिजाइन किया जाता है। अब जब हम यहाँ पे आई सेक्शंस की बात करते हैं तो आई सेक्शंस में क्या होते हैं सर, आपके पास दो फ्लैंज होते हैं और एक आपके पास स्टूडेंट वेब होता है। क्लियर है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ उन स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने कभी कोचिंग नहीं पढ़ी हो। ठीक है, हालांकि उन्होंने बीटेक या पॉलिटेक लेवल में स्टडी जरूर किया होगा, बट फिर भी स्टूडेंट इतना डीपली नहीं जाता। क्लियर है। आई सेक्शंस में क्या होता है सर, आपके पास टू फ्लैंज होते हैं, आपके पास दो फ्लैंज होते हैं, दो फ्लैंज होते हैं सर, और एक आपके पास क्या होता है, वेब होता है। क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं इस फ्लैंज की, तो ये जो फ्लैंज है किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो ये डिजाइन किया जाता है सर टू रजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। किसको रजिस्ट करता है सर, ये आपका बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है, जबकि वेब है, वेब किसको रजिस्ट करता है सर, टू रजिस्ट द शेयर फोर्स। ठीक है, आप कैरी भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो यहां से आपका आंसर तो मिल गया है, नो डाउट। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इन ए स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज द कंप्रेशन, टेंशन, मोमेंट या शेयर। तो वेब किसके लिए कैरी किया जाता है, आपका शेयर के लिए कैरी किया जाता है। क्लियर है। तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपके पास डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा हम इसको डायग्राम भी दिखा लेते हैं कि किस तरह से आपके पास यहाँ पे आई सेक्शंस दिखाया जाता है। क्लियर है। अब आई सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सपोज करो आपका ये फ्लैंज है, इसके दो फ्लैंज होते हैं, ये फ्लैंज हो गया है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसके वेब की, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाओ भाई। ठीक है, ये हो गया सर इसका वेब हो गया, कुछ ज्यादा ही छोटा बन गया है, बड़ा बन गया है, छोटा कर देते हैं इसको। ये हो गया आपके पास और ये हो गया। ठीक है, और ये आपके पास हो गया है कुछ वेब हो गया है।
क्लियर है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि सर क्या है, ये आपके पास ये फ्लैंज है मेरे पास, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, ये फ्लैंज हो गया है, और ये सर वेब हो गया है, वेब, और सर ये मेरे पास ये भी क्या हो गया है सर, आपके पास फ्लैंज हो गया है। क्लियर है। अगर मैं इसकी डायमेंशंस को मेंशन करना चाहूँ तो मैं डायमेंशन को भी क्या कर सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ये क्या हो जाएगा सर, इसका विड्थ हो जाएगा, और अगर मैं बात कर जाऊँगा ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा, ये आपका सॉरी यस डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ की बात कर लेंगे। क्लियर है। तो इसको कुछ इस तरह से, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लैंज को मैं डी एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका विड्थ है उसको मैं बी से, स्मॉल बी, या मैं उसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे भी, तो ये भी क्या है सर, आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, और ये आपकी बीम की क्या है स्टूडेंट, ओवरऑल डेप्थ है, तो उसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके वेब एरिया की, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वेब एरिया की बात करता हूँ, तो जो यहाँ पे मेरे पास वेब एरिया हो जाएगा वो क्या होगा, वो देखिएगा, वेब एरिया को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर, ए डब्ल्यू से, तो हो जाएगा आपके पास टोटल डेप्थ ऑफ द बीम जो आपके पास डी है, इनटू आपके पास, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आपके पास थिकनेस ऑफ दी वेब भी हो जाएगा, तो थिकनेस ऑफ दी वेब को मैं क्या लिखूंगा, टी डब्ल्यू लिखूंगा। क्लियर है। तो अब जब आपके पास टी डब्ल्यू है तो वेब किसके लिए डिजाइन किया जा रहा है सर, आपका शेयर के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो क्या मैं शेयर कैपेसिटी ऑफ द वेब यहाँ पे निकाल सकता हूँ, जी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास शेयर कैपेसिटी ऑफ दी वेब जो हो जाएगा, देखिएगा बिल्कुल, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है फॉर्मूले को रटते हैं। क्लियर है। आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी आपके पास क्या होगी, यील्ड वैल्यू होगी, जिसको मैं एफ वाई से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, डिवाइडेड बाय रूट थ्री इनटू अब देखिएगा आपके पास एरिया ऑफ वेब क्या है, तो एरिया ऑफ वेब डी इनटू टी डब्ल्यू है, और आपके अपॉन में क्या जाएगा, गामा एम नॉट। गामा एम नॉट क्या है आपके पास, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल है। अब यहाँ पे जो गामा एम नॉट है उसको आपने कितना लेना है सर, आपने यहाँ पे लेना है 1.10 लेना है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ये भी मैथमेटिकली डेरिवेशन है, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। क्लियर है। आपने क्या देखा है कि जो स्टील बीम है वो एज अ फ्लेक्सुरल मेंबर है, इसका जो सेक्शन है एज ए हम आई सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में दो फ्लैंज होते हैं सर और एक वेब होता है। फ्लैंज क्या रजिस्ट करता है सर, आपका बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करता है। शेयर क्या रजिस्ट करता है, सॉरी वेब क्या रजिस्ट करता है, आपका शेयर फोर्स रजिस्ट करता है। अगर मैं इसका डायग्रामेटिकल देखूं तो यहाँ से मैं इसका एरिया ऑफ वेब कैलकुलेट कर सकता हूँ, जी हाँ कर सकता हूँ, जो हो जाता है डी इंटू टी डब्ल्यू। डी क्या है मेरे पास, ये टोटल डेप्थ ऑफ द बीम है, और आपके पास टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ द वेब है। तो इसी तरह से मैं शेयर कैपेसिटी ऑफ द वेब निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सही, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय √3 गामा एम नॉट इनटू डी इनटू टी डब्ल्यू से। क्लियर है, इतना हो गया है। अब इससे रिलेवेंट भी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम और इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम, ये चीजें आपको देखना जरूरी है। क्लियर है। तो हम देखिएगा, इसको प्रोसीड करते हैं कुछ इस तरह से आगे। सपोज करो ये आपके आई सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस है, फॉर एग्जांपल आज जो सीजी लाई कर रहा है वो आपके वेब के अंदर लाई कर रहा होगा। क्लियर है, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर मैं बात करता हूं इसके बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम की, तो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम एंड इसका मैं बनाना चाहूंगा शेयर स्ट्रेस डायग्राम। क्लियर है। तो इसको आप हैचेड एरिया है आपका ये कुछ, ठीक है। ये हो गया आपका पास बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। एंड शेयर स्ट्रेस डायग्राम। क्लियर है। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिख दीजिएगा, और यहां पे भी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। क्लियर है। तो ये आपकी क्वेश्चंस की क्या होगी, पूरी डिटेलिंग हो गई है। कोई भी आपका इस हिसाब से कंसेप्ट वीक नहीं होगा, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करो और ये डिटेल्स भी आप एक साथ कवर कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपका आंसर मिल गया है, यस सर।
मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ ए बिल्ट अप बीम, कि आपके पास एक बिल्ट अप बीम है जहां पर आपको एरिया ऑफ कवर प्लेट बताना है एंड अलाउंस फॉर द रिवेट होल टू बी एडेड। और वो जो आपका कवर प्लेट है, कवर प्लेट के साथ साथ जो आपका एंगल सेक्शन होगा, एंगल सेक्शन के साथ जो आपकी मेन प्लेट होगी, उस प्लेट में आपका कहीं ना कहीं जो आपका रिवेट होल है उसका एरिया भी अफेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका एरिया ऑफ कवर प्लेट होगा वो आपका नेट एरिया से कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। क्लियर है, अलाउंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझना है क्योंकि उसने बोला है आपको कि वहां पे रिवेट होल्स एडेड है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं आपके प्लेट की, तो मेनली आपके पास कितने टाइप की प्लेट होती है सर? 2 टाइप की प्लेट होती है। सपोज करो एक आपके पास ये सॉलिड प्लेट है, ठीक है, जिस प्लेट के ऊपर किसी भी तरह का हॉल क्रिएट नहीं है, और दूसरी मान लेते हैं मेरे पास दूसरी जो प्लेट है उसमें क्या किया गया है सर? हमने एक होल कर दिया गया है, जैसे ये आपके पास होल है। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसकी डायमेंशंस को मेजर करना चाहूं तो मैं आपकी डायमेंशंस बता सकता हूं, बिल्कुल। अब सपोज करो इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, इस सॉलिड प्लेट की भी और इसकी भी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। जो आपका प्लेट कैसा है? आपके इससे अफेक्टेड है, मतलब होल से अफेक्टेड है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करना चाहूं तो इसकी मान लेते हैं विड्थ को बी लिख सकता हूं या मैं कैपिटल बी लिख सकता हूं। यहाँ पे भी मैं स्मॉल बी भी लिख सकता हूं और इसको कैपिटल बी भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसकी क्या होगी सर? मेरे पास थिकनेस भी होगी, इसकी भी क्या होगी सर? मेरे पास थिकनेस भी होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर इस सॉलिड प्लेट का एरिया फाइंड आउट करना। तो ये मेरे पास सॉलिड प्लेट है। कैसी प्लेट है सर? सॉलिड। दिस इज द सॉलिड प्लेट। और ये क्या है आपका? होल अफेक्टेड। ठीक है, ये है होल अफेक्टेड, कि आपकी होल से जो अफेक्ट है। अब जब हमारे पास ये सॉलिड प्लेट है तो सॉलिड प्लेट का हम क्या निकालेंगे सर? उसका ग्रॉस एरिया निकालेंगे। एजी बोले तो ग्रॉस एरिया, तो ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं आपके पास ग्रॉस एरिया लिख सकता हूं। क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं आपके होल वाली प्लेट की तो इसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट? इसका हम नेट एरिया फाइंड आउट करते हैं, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? ए नेट से। तो इसको हम बोल सकते हैं नेट एरिया। कुछ इसी तरह से हम बात कर सकते हैं। यस सर। अब देखिएगा जब हम ग्रॉस एरिया यहां से फाइंड आउट करना चाहें तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? बी इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है। बट जब हमें इसका क्या निकालना है? आपका अफेक्टेड, मतलब नेट एरिया निकालना है, तो इसकी जो विड्थ होगी वो कहीं ना कहीं क्या करेगी? आपका अफेक्टेड करेगी। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? पहले आपका इफेक्टिव विड्थ कैसे निकलेगा? बी माइनस एन डी लिख लेगा। अब बी क्या है आपके पास? विड्थ है। एन क्या है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ होल है, और डी क्या है आपके पास? डाई ऑफ रिवेट है। अब ये तो हो गया इफेक्टिव विड्थ। इफेक्टिव विड्थ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? उसकी थिकनेस से। क्लियर है। तो सिर्फ चेंज कहाँ हुआ? यहाँ पे हमने जब ग्रॉस मतलब सॉलिड प्लेट की बात की तो उसका हमने कंप्लीट बी लिया, बट जब हमने आपके अफेक्टेड होल की बात की तो उसके हमने बी को क्या बना दिया? उसका इफेक्टिव बी कैलकुलेट किया। तो ये बी माइनस एन डी क्या है? आपका इफेक्टिव विड्थ है। क्लियर है। तो इतना आपने कर दिया है। तो अगर मैं बात करता हूं ग्रॉस एरिया की, तो जो आपका ग्रॉस एरिया होता है वो आपका मोर देन होता है 20% ऑफ ए नेट होता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बट अगर मैं बात करता हूं कि ये जो आपके पास प्लेट है, ये प्लेट कहीं ना कहीं आपके दूसरी कवर प्लेट के साथ भी कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो इस केस में जो आपका एरिया ऑफ कवर प्लेट होगा वो मोर देन 13% ऑफ ए नेट होगा। वो क्या होगा? 13% ऑफ ए नेट होगा। तो यही क्वेश्चंस पूछा था कि द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ कवर प्लेट, कि जब आप किसी बिल्ट अप बीम के कवर प्लेट का एरिया कैलकुलेट करते हैं और उस बिल्ट अप बीम में क्या होता है? आपके कुछ होल्स क्रिएट होते हैं प्लेट के अंदर और उसको होल मतलब रिविट से कनेक्ट किया होता है। तो जब वो रिविट से कनेक्ट किया होता है तो उस केस में कवर प्लेट का अलाउंस कितना लिया जाता है? तो जो वहां पे अलाउंस लिया जाता है वो आपके पास 13% लिया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 10 भी नहीं होगा सर, 15% भी नहीं होगा, 18% भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? 13% हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 30। अगर ग्रॉस बोलता तो हम ग्रॉस और नेट के रिस्पेक्ट में बात करता तो 20 होता, बट उसने कवर प्लेट और नेट के रिस्पेक्ट में बात की तो कितना हो जाएगा? 13% हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन, कि एक स्टील बीम है जो एक लाइट सेक्शन है, वहां पे क्या किया गया है कि जो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसको प्लेस किया गया है किसकी जगह। जब भी हम स्टील बीम के सेक्शंस की बात करते हैं तो आपके पास हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके बीम को सपोर्ट करता है, कॉलम और बीम को जो सपोर्ट करता है, मतलब देखा होगा जैसे आपने, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ कुछ। जैसे सपोज करो ये आपके पास, अब आपको इस कॉलम को सपोर्ट करना है, तो जब इस कॉलम को सपोर्ट करना है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका एक पीसीसी के अगेंस्ट यहाँ पे क्या लगाया जाता है, पीसीसी को रिप्लेस करके यहाँ पर, यानी कि पीसीसी बीम को रिप्लेस करके यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, एक बीम प्रोवाइड किया जाता है जो क्या करता है, आपके कॉलम को सपोर्ट करता है। तो उसको क्या बोलेंगे सर हम, तो उस बीम को आप लेटरली रिस्ट्रेंट बीम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेटरली रिस्ट्रेंट बीम भी बोल सकते हैं, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का फिलर जॉइस्ट बोल सकते हैं। क्लियर है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दैट इज फिलर जॉइस्ट। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि सर जॉइस्ट क्या होते हैं। अब जो जॉइस्ट होते हैं, ये इसका यूज आप किसके लिए करते हैं, ये मैंने आपको बताया है, होस्टिंग पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ लेटरली बकलिंग कैन अराइज ओनली इन दिस स्टील बीम, कि जो आपकी लेटरल बकलिंग की जो प्रॉब्लम्स आती है वो कब आती है। सबसे पहले तो आपका कॉलम बकल कब करेगा, वो आपका कॉलम भी बकल कर सकता है, आपका बीम बेंड कर सकता है। जो लोकल बकलिंग का जो क्राइटेरिया आता है कब, जब आपका मेंबर क्या हो, सिलेंडर हो। मेंबर जितना ज्यादा सिलेंडर होगा तो आपके मेंबर्स के अंदर बकलिंग के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। क्लियर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने आरसीसी स्ट्रक्चर की स्टडी की थी तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाया था उस तरह का। क्लियर है कि जो आपका सिलेंडरनेस रेशो होना चाहिए आपके आरसीसी कॉलम का, देखिएगा, इन केस ऑफ आरसीसी, कि जब हमने आरसीसी की बात किया था कि अगर आपका सिलेंडरनेस रेशो अगर लेस देन इक्वल टू 3 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको आप पेडेस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते थे। और अगर सिलेंडरनेस रेशो मोर देन 3 हो बट लेस देन 12 हो तो उसको हम शॉर्ट कॉलम बोलते थे। क्या बोलते थे, शॉर्ट कॉलम बोलते थे। क्लियर है, और अगर सिलेंडरनेस रेशो आपके पास मोर देन 12 से बड़ा हो बट शुड नॉट बी और लेस देन मतलब 60 हो, मतलब 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशंस में हम उसको लॉन्ग कॉलम बोलते थे। ठीक है, अगर सर आपका सिलेंडरनेस रेशो, आरसीसी की बात कर रहा हूं मैं, 60 से बड़ा हो जाता था तो उस कंडीशंस में क्या हो जाता था सर, आपके बकलिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते थे। क्या हो जाते थे सर, आपके बकलिंग के चांसेस ज्यादा रहते थे। ठीक है, वहां पे बकलिंग के चांसेस रहते थे। ये तो हमने काम पढ़ा था, आपके आरसीसी के अंदर पढ़ा था। बट यहाँ पे हमें क्या सा देखना है, देखिएगा, ये बात करिए, आप क्या चाहते हैं यहाँ पर कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एज ए बीम की अगर हम बात कर लेते हैं। जब हम एज ए बीम की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम एज ए बीम आई सेक्शन का एनालिसिस करते हैं या डिजाइन करते हैं। जब आई सेक्शन का एनालिसिस एंड डिजाइन करते हैं तो हम उस आई सेक्शंस का, आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए और कम से कम उसका लीस्ट क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो बीम है या हमारा कॉलम है वो आपका बेंड नहीं करेगा। क्लियर है, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन के थ्रू कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस लार्जर देन अदर, नहीं, तो ये तो अजम्पशंस क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, क्योंकि अब कंप्लीट नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस स्मॉलर देन अदर। ठीक है, आपको प्रॉब्लम बतानी है तो यस ये हो सकता है, तो ये ट्रू है आपके पास। सी दे रहा फुली सपोर्टेड कंप्रेशन फैन, नो, तो ये भी फॉल्स हो गया है। ठीक है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी आपके पास फॉल्स हो गया है। तो आपके पास एक एक्शन बचा है, वो आपके पास बी हो गया कि अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेंडिंग एक्सिस क्या होगा, स्मॉलर देन होगा,
तो होगा आपके पास। ठीक है, तो देखिएगा, टू प्रिवेंट द लोकल बकलिंग, अगर आपको बचना है अपनी लोकल बकलिंग से तो आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, मैक्सिमम आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम लीस्ट क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, कम से कम उसका क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब जो लेटरल बकलिंग है वो कब अराइज होगी ये भी देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेटरली बकलिंग जो अराइज होगी आपके पास वो कब होगी डियर, वो देखिएगा, वो आपके पास तभी अराइज होगी जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस क्या हो आपके पास, स्मॉलर हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस क्या हो, स्मॉलर हो। ठीक है, अब जब स्मॉलर होगा तो इससे क्या होगा, बीम टेंड्स टू बेंड होगा। बीम टेंड्स टू बेंड होगा आपका माइनर एक्सिस। तो किसको लीड करेगा, तो जो ये लीड्स करेगा आपका ये लोकल बकलिंग को करेगा। ठीक है, और अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि सर हम किसका यूज करेंगे, सर हम अपने स्टीफनर्स का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चंस भी हम आरसीसी के अंदर भी कवर कर चुके हैं और यहाँ पे भी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कंटिन्यूअस एट द सपोर्ट एंड अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द टॉर्जन। क्या बोल रहा है कंडीशंस, कि वो अनरिस्ट्रेन्ड है अगेंस्ट द टॉर्जन, कि उसको टॉर्जन के थ्रू रोका नहीं गया है, वहां पे क्या है आपका टॉर्जन अलाउड है। तो अगर मैं बात करता हूं आपके इसकी बीम की, सपोज करो ये आपके पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम क्या होता है सर, आपके पास वन एंड से फिक्स होता है, दूसरे एंड से क्या होता है आपका फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ दे दी गई है आपके पास, सपोज करो ये जो लेंथ होगी दिस इज द लेंथ, इसने बोल दी है एल। अब देखिएगा, एक होता है क्लियर स्पैन, एक होता है आपके पास इफेक्टिव लेंथ। क्या होता है, एक होता है क्लियर स्पैन जिसको मैं एल नोट करता हूं, ये क्या होता है, एक बीम का वो पोर्शन होता है जो पार्टिसिपेट करता है आपका शेयर फोर्स को। किसको पार्टिसिपेट करता है, शेयर फोर्स का। एक होता है सर आपके पास एल इफेक्टिव, ये किसको पार्टिसिपेट करता है, ये करता है आपके बेंडिंग मोमेंट को। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पर, आपने निकालना है बेंडिंग मोमेंट। ये क्लियर स्पैन को आप एल नॉट भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको एल नॉट ही लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लियर है, और आप एल भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी इफेक्टिव लेंथ की, तो इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो दो तरह की वैल्यू होती है, एक रिकमेंडेड वैल्यू होती है और एक आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, जो आपने देखते हो टेबल में। एक होती है सर आपके पास रिकमेंडेड वैल्यू और एक होती है हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपके पास ये रिकमेंडेड वैल्यू होती है, यही हमारे पास क्या होती है सर, आपके पास एज ए प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, एज ए प्रैक्टिकल, और इसी वैल्यू को आप मोस्टली क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर है, तो आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे बोला है अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन कैंटिलीवर। तो देखिएगा आपके पास दो तरह के बीम होते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम और दूसरा कैंटिलीवर बीम। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड की बात कर लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड में बोल रहा है कि रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन, उसको क्या किया गया है, रिस्ट्रेन किया गया है अगेंस्ट टॉर्जन से, एंड अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग। बट वो कैसा है, अनरिस्ट्रेन्ड है अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, तो वहां पे जो आपके पास प्रैक्टिकल वैल्यू रहेगी वो आपके पास एल रहेगी। बट अगर पार्शियली रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग है तो वहां पे 0.85 रहेगी।
फुली रिस्ट्रेन हुआ तो 0.7L रहेगी। और अगर आपके पास क्या हुआ, इफेक्टिवली लेटरल ब्रेसिंग इंटरवल हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेसिंग विद मेंबर, कि जहां पे भी क्या होगा आपके पास आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएगा, दो उसके बीच के डिस्टेंस को ही हम वहां पर मेजर करेंगे। क्लियर है। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कैंटिलीवर की। कैंटिलीवर क्या है कि बिल्ट इन द सपोर्ट एंड फ्री एट एंड, कि अगर एक एंड से फ्री है, जैसे एक एंड ये फिक्स है, दूसरे एंड से फ्री है, तो उस कंडीशन में होगा 0.85L। दूसरा बोला है रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्जन, कि रोका जा रहा है टॉर्जन से एट द एंड ऑफ कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, तो उस कंडीशन में 0.75, बट वहां तो अनरिस्ट्रेन बोला है। ठीक है, तो दिखेगा इसका नेक्स्ट कि रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरली डिफ्लेक्शन एंड टॉर्जन एट द फ्री एंड, तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपके पास 0.5L होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फ्री एंड एट कॉन्टिन्यूअस एट सपोर्ट, कि फ्री है वो एक एंड पे तो फ्री है और दूसरे एंड पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उसकी कंडीशंस क्या बोल रही है कि अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन एट सपोर्ट, तो उसने यही तो बोला है कि अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन एट द सपोर्ट, तो वहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, इफेक्टिव लेंथ आपका 3L हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3L लिख देंगे। तो आपका आंसर मिल गया है सर, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, आपके पास ये भी नहीं होगा, राइट आंसर आपके पास डी हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको लर्न भी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्पैन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फिलर्स, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फिलर्स की बात कर रहे हैं। जब भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फिलर्स की बात कर रहे हैं तो एक प्रकार के हम बीम की डिस्कशन कर रहे हैं, तो कौन सा बीम होगा, कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम की कुछ कंडीशंस होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। पहली कंडीशंस क्या होती है कि जो आपका सर नंबर ऑफ स्पैन होने चाहिए वो 3 से ज्यादा होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा होने चाहिए, और आपका जो बीम है कॉन्टिन्यूअस बीम उसके ऊपर पूरा यूडीएल का इफेक्ट कंसीडर होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा रहता है कि जो वहां पर आपका लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो अलाउंस होना चाहिए वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही उसने आज पूछा है कि स्पैन ऑफ कंटिन्यूअस फिलर्स आर कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लॉन्गेस्ट स्पैन डज नॉट एक्सीड द शॉर्टर स्पैन बाय मोर देन, क्या होगा बाय मोर देन, आपका 0.5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 5% हो गया है, 0.1 0.2 0.1 10%, 0.2 20%, 0.15 तो आपके पास कितना हो गया सर, आपके पास 15%, मतलब शुड नॉट बी मोर देन 0.15%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बट जब हम आरसीसी की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा याद रखना 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील में 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट वेयर, सबसे पहले जो वेब क्रिपलिंग जो आती है वो किस में आती है, क्रिपलिंग हो गया, बकलिंग हो गया, ये सब आपके आई सेक्शंस में आती है। और यहाँ पे हम बीम की बात कर रहे हैं, और जब बीम की बात कर रहे हैं तो बीम को एज ए हम आई सेक्शन ही इसका एनालिसिस करते हैं। देखिएगा कैसे होता है, आप सभी जानते हैं, इसके सर 2 फ्लैंज होते हैं और आपके पास एक वेब होता है। तो ये मेरे पास एक फ्लैंज हो गया है, मैं दोनों ही डायग्राम आपको बताने की कोशिश करूंगा एक साथ, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है। दिस इज द वेब और दिस इज द वेब। पहले आप इसको देखिएगा, ये आपके पास क्या है सर, ये फ्लैंज है, और ये क्या है सर मेरे पास, ये वेब है, और ये भी मेरे पास क्या है, फ्लैंज है। ठीक है। अब सपोज कीजिएगा यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा होगा आपका कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, बिल्कुल ये जिसको मैं P बोलता हूँ। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बोला है कि वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट। सबसे पहले तो जो वेब क्रिपलिंग अकर होगी वो आपके सपोर्ट पे अकर होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सपोर्ट पे अकर होगी बिल्कुल कुछ इस तरह से, इस फैशन में, कुछ इस तरह से। ये क्या है आपका, दिस इज द वेब क्रिपलिंग। ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा कि वेब क्रिपलिंग कहां पे अकर्स होती है सर, ये आपका एट सपोर्ट पे अकर होती है, एट नियर दी सपोर्ट। नियर दी सपोर्ट्स तो होती है, बट कहां, जहां पर आपका कंसंट्रेटेड लोड अकर होता है, जहां पे आपका पॉइंट ऑफ कंसंट्रेटेड लोड एक्ट, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करता है।
क्लियर है। अब जो मेरे पास ये वेब क्रिपलिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयरिंग फेलियर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इसको हम बेयरिंग फेलियर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया है। आपको एक डायग्राम दिखाया, एक फ्लैंज होता है, एक आपका दो फ्लैंज एक वेब होते हैं। फ्लैंज किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर, आपका अभी मैंने बताया, और फ्लैंज किसके लिए और ये वेब किसके लिए। ठीक है, तो जो आपका फ्लैंज ये किसको रजिस्ट करता है, ये रजिस्ट करता है आपका सर बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। वेब किसको रजिस्ट करता है सर, आपका वेब जो रजिस्ट करता है आपका ये शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। ये किसको रजिस्ट करता है सर, आपका ये आपका बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। क्लियर है, सारे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर मेनली मैंने बताने थे। क्लियर है, कोई डाउट हो इसमें तो बताइएगा। कोई डाउट नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट वेयर कंसंट्रेटिव लोड इज एक्ट। तो आपका आंसर हो गया है सर सी, इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम, कि जब आप किसी दो बीम को आपस में कनेक्ट करते हैं बाय मींस मतलब किसके थ्रू, एंगल एट द बॉटम एंड एंगल एट द टॉप, मतलब दोनों तरफ मतलब आपके एंगल होंगे टॉप में भी और बॉटम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको आप सीटेड कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, उसको सीटेड कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दैट इज सीटेड कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये सीटेड कनेक्शन होते हैं स्टूडेंट, ये भी आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। अब ये दो टाइप्स के कौन कौन से सर, एक होता है स्टीफन सीटेड कनेक्शन, एक होता है सर आपके पास स्टीफन सीटेड कनेक्शन होता है। ठीक है, और दूसरा अनस्टीफन सीटेड कनेक्शन। क्लियर है, अब जो मेरे पास यहाँ पे ये स्टीफन सीटेड कनेक्शन होता है और अनस्टीफन सीटेड कनेक्शन क्या होते हैं, देखिएगा। जब भी हम बात करते हैं आपके सर किसकी, स्टीफन सीटेड कनेक्शन की, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, पैकिंग स्टीफनर्स इज प्रोवाइडेड। क्या किया जाता है सर, पैकिंग स्टीफनर प्रोवाइडेड। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं अनस्टीफन सीटेड कनेक्शंस की, तो नॉट पैकिंग स्टीफनर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, ये हो गया है। ये क्या होता है, जब हम किसी दो बीम को उसके टॉप एंड बॉटम के साथ कनेक्ट करते हैं एंगल सेक्शन से, तो उसको हम सीटेड कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, दैट इज सीटेड कनेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, द ग्रॉस सेक्शन ऑफ द वेब ऑफ द बीम इज डिफाइंड एज। ग्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ वेब बात कर रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ वेब, या आप उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस सेक्शन ऑफ द वेब। एरिया ऑफ वेब बोलो या ग्रॉस सेक्शन ऑफ वेब बोलो। ठीक है, जिसको मैं ए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये क्या होता है आपके पास, टोटल डेप्थ डी इंटू टी डब्ल्यू होता है। ठीक है, टी डब्ल्यू क्या है आपके पास और डी क्या है, तो टी डब्ल्यू है आपके पास थिकनेस ऑफ द वेब, थिकनेस ऑफ द वेब अभी बताया है पीछे। ठीक है, और डी क्या है आपके पास, टोटल डेप्थ ऑफ द बीम, टोटल डेप्थ। ठीक है, तो आपका जो वेब है वो किसको रजिस्ट करता है सर, शेयर को रजिस्ट करता है। किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो देखिएगा शेयर कैपेसिटी ऑफ द वेब क्या हो जाएगा, शेयर कैपेसिटी ऑफ द वेब हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस Fy डिवाइडेड बाय √3 गामा m नॉट, √3 गामा m नॉट इनटू एरिया ऑफ वेब d इनटू TW। ठीक है, कुछ इस तरह से है। बिल्कुल सर, आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी बताया था, एक बार मैं फिर से आपको बैक लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका था। क्लियर है, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे।
क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द बीम मल्टीप्लाई बाय इट्स वेब थिकनेस। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ द बीम मतलब टोटल डेप्थ बोल सकते हैं, डेप्थ ऑफ द बीम है इनटू मल्टीप्लाई बाय इट्स वेब थिकनेस, यानी कि थिकनेस ऑफ द वेब। तो ए क्या हो जाएगा आपके पास सर, ट्रू हो जाएगा। दूसरा भी पढ़ लेते हैं भाई। दूसरा बोला विड्थ ऑफ द फ्लैंज मल्टीप्लाई बाय इट्स वेब थिकनेस, नहीं फ्लैंज का नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला सम ऑफ द फ्लैंज, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके पास कोडल प्रोविजन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने आल्सो डिस्कस इन आरसीसी। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है द इफेक्टिव लेंथ एल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विद एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन, कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है जिसके जो एंड है वो रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन है, कि वहां पे किसी भी प्रकार का टॉर्जन का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जा रहा है, मतलब वो रिस्ट्रेन है, मतलब टॉर्जन के थ्रू क्या किया गया है, उसको फिक्स किया गया है। क्लियर है? एंड ऑल्सो द एंड ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज पार्शियली रिस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरली बेंडिंग, बट जो उसका कंप्रेशन फ्लैंज वो कैसा है सर, पार्शियली रिस्ट्रेन है। ठीक है, वहां पे मतलब इफेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मतलब कंसीडर कर भी सकते हो आप और नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो उस कंडीशन में बेंडिंग इज गिवन बाय, तो आपका एल इफेक्टिव क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेनली हमारे पास दो टाइप के स्पैन होते हैं। एक होता है सर आपके पास क्लियर स्पैन, किसकी बात की थी मैंने, एक होता है क्लियर स्पैन और दूसरा होता है हमारे पास दैट इज इफेक्टिव स्पैन। कौन सा होता है, इफेक्टिव स्पैन होता है। अगर मैं बात करता हूं आपके क्लियर स्पैन की, तो क्लियर स्पैन को आप चाहो तो इसको एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको एल नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल नॉट कौन सा सर, स्मॉल एल नॉट। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, आपका एल इफेक्टिव से। क्लियर है? क्लियर स्पैन आपके बीम का ओ पोर्शन होता है जो पार्टिसिपेट करता है सर किसमें, आपके शेयर फोर्स को पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं इफेक्टिव स्पैन की बात करता हूं, इफेक्टिव स्पैन आपके बीम का ओ पोर्शन होता है जो सर किसको पार्टिसिपेट करता है, आपके बेंडिंग मोमेंट को पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये भी देखा है कि जो शेयर फोर्स को कैरी करता है, रजिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम आप स्टील बीम की बात कर रहे हैं और स्टील बीम के लिए हम एज ए आई सेक्शन का डिजाइन एंड एनालिसिस करते हैं। शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, अपने वेब का यूज करते हैं। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए सर हम अपने फ्लैंज का करते हैं, क्योंकि मैं आपको फ्लैंज, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो सिंपली सपोर्टेड बीम की यहाँ पे आपके पास कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन देखिएगा, पहला क्या बोला उसने कि रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन है एंड आल्सो द एंड ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज पार्शियली रिस्ट्रेन्ड है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ आपकी इस वैल्यू को, फोर्थ वाली वैल्यू देखते हैं इन ए नॉर्मल कंडीशंस। किसकी बात कर रहा होगा आपके पास, ऐसे नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा होगा। ठीक है, अब जब नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा होगा तो उस कंडीशंस में मेरा जो एल इफेक्टिव होगा वो क्या होगा आपके पास सर, वो एल इफेक्टिव होगा। तो देखिएगा फुली रिस्ट्रेन है कैंड से और कंप्रेशन फ्लैंज पे कैसा है, पार्शियली। तो उस कंडीशन में नॉर्मल वैल्यू 0.85 होगा, जबकि आपका डीस्टेबलाइजिंग वैल्यू 1.00 होगा। तो दो वैल्यू आएगी आपके पास, एक होगी सर हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू और दूसरी होगी सर हमारे पास कौन सी, डीस्टेबलाइजिंग वैल्यू। जैसे हम आरसीसी के अंदर देखते थे कि एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू और दूसरा होता है रिकमेंडेड वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी क्या होती है, आपने सिर्फ उसको एज्यूम किया होता है, बट जो रिकमेंडेड वैल्यू होती है वो आपकी एज ए प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की बात करता हूँ तो आपके पास वो 0.85 एल है। क्या है सर, 0.85 एल है। एल क्या हमारे पास, क्लियर स्पैन है और आपके पास डीस्टेबलाइजिंग वैल्यू कितनी है सर, 1.00 एल है। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं। तो ये तो आपको ऑप्शन में ही दिख रहा होगा कि 1.00 एल तो है ही नहीं, यानी कि उसने किसकी बात की होगी, एज ए नॉर्मल कंडीशंस की बात की होगी और नॉर्मल कंडीशंस में कितना होगा सर, 0.85 एल होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन ए रोल्ड स्टील बीम शेयर फोर्स मोस्टली रजिस्टर्ड बाय, कि जब हम बात करते हैं आपके स्टील बीम की, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, आपके सर स्टील बीम की बात की जा रही है। और जब भी हम सर स्टील बीम की बात करते हैं तो वहां पे हम आई सेक्शन का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं सर, हम आई सेक्शन का एनालिसिस करते हैं।
अब जो हमारे पास आई सेक्शन होता है उसमें तो सर दो फ्लैंज होते हैं आपके पास और एक वेब होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर उसमें दो फ्लैंज होते हैं, दो फ्लैंज होते हैं सर, और एक आपका वेब होता है। क्लियर है। अब जब मैं फ्लैंज की बात करता हूँ तो फ्लैंज क्या रजिस्ट करता है, तो सर ये टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। अगर मैं वेब की बात करता हूं तो वेब किसको रजिस्ट करता है सर, ये रजिस्ट करता है आपके शेयर फोर्स को। किसको रजिस्ट करता है आपके सर, शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। ठीक है, यही हमने बात की थी अभी तक डिस्कस में, बिल्कुल सही। तो यही तो आपको बताना है कि जो आपका शेयर फोर्स कौन रजिस्ट करेगा, वेब ओनली। तो आपका आंसर हो गया ये। फ्लैंज क्या करता है सर, आपका बेंडिंग मोमेंट करता है। ठीक है, और वेब और फ्लैंज बोल दिया जाएगा तो ये हो जाएगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L बिल्ट अप एट द सपोर्ट एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन, क्यों कैसा है आपका, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन है एट द फ्री एंड, ये कंडीशन दी गई है आपके पास। तो आप यहाँ पे ये टेबल्स में वैल्यू देख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर की बीम। अगर हम पहले बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की कि रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन है, तो उसके कितने केसेस बनेंगे, 1 2 3 4। पहला बनेगा अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, तो उस कंडीशन में L होगा। अगर पार्शियली रिस्ट्रेन्ड की बात करेंगे तो 0.85 होगा। अगर फुली रिस्ट्रेन्ड होगा तो आपका 0.7 L होगा। और अगर आपके पास इफेक्टिव लेटरल ब्रेसिंग का इफेक्ट कंसीडर किया जाए तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेसिंग होगा, कि जहां पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन होगा। और डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन आपका वो पॉइंट है जहां पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर लाई करेगा। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम कैंटिलीवर की बात करते हैं तो कैंटिलीवर में अगेन 1 2 3 आपके 3 केसेस बनते हैं और केस इसके 2 बनते हैं। पहले केस में अगर हम बात करते हैं आपके बिल्ट इन एट दी सपोर्ट की करते हैं कि जब आपका फ्री हो एक एंड पे तो उस कंडीशन में कितना होगा, 0.85 होगा। और जब रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्जन हो एट द एंड कंटिन्यूअस हो तो उस कंडीशन में होगा 0.75। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से बोला है कि रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्जन एट द फ्री एंड द इफेक्टिव प्रोजेक्शन लेंथ इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगी वहां पर आपके पास 0.75 L हो जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका बी हो गया है। क्लियर है। बाकी भी आप कंडीशंस पढ़ सकते हैं, इजिली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको उन स्टेटमेंट को बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द स्टील बीम प्लेस्ड इन पीसीसी, कि जब हम स्टील बीम को पीसीसी को, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को जब हम प्लेस करते हैं स्टील बीम से तो दिस इज नॉन एज रेनफोर्स्ड बीम। नहीं, उसको हम रेनफोर्स्ड बीम नहीं बोलते हैं, उसको हम लेटरली रिस्ट्रेन्ड बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, लेटरली रिस्ट्रेन्ड, उसको हम लेटरली रिस्ट्रेन्ड बीम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास फॉल्स हो गई है, गलत हो गई है। नेक्स्ट बोल रहे हैं द फिलर जॉइस्ट आर जनरली कॉन्टिन्यूअस ओवर दी 3 सपोर्ट ओनली। नहीं, जब भी हम फिलर जॉइस्ट या फिलर जॉइस्ट बीम की बात करते हैं तो उसको हम एज ए कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह उसका एनालिसिस करते हैं। उसका जो स्पैन होना चाहिए वो मोर देन 3 से ज्यादा होना चाहिए और स्पैन के ऊपर यूडियल का इफेक्ट कंसीडर होना चाहिए। क्लियर है। तो ये ओनली नहीं होगा, तो ये भी क्या होगी सर, आपके पास फॉल्स हो गया है। अगर मैं इसको सही करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, मोर देन 3 हो जाएगा, 3 से ज्यादा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस फिलर्स आर कनेक्टेड टू मेन बीम्स बाय मींस ऑफ क्लिट एंगल। नहीं, कि जो भी आपका कॉन्टिन्यूअस फिलर्स होते हैं कनेक्टेड बाय मेन बीम्स बाय मींस ऑफ क्लिट एंगल। नहीं, जो आपका क्लिट एंगल से कनेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलेंगे, उसको हम डिसकॉन्टिन्यूअस फिलर बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, आपका फॉल्स हो गया। तो सही करके क्या लिख देंगे हम, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस फिलर्स आर सपोर्टेड बाय मेन स्टील बीम ओनली, कि जो कॉन्टिन्यूअस फिलर्स होते हैं किससे सपोर्ट होते हैं, सिर्फ आपके मेन स्टील बीम से होते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, फिलर जॉइस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ट्रू, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिलर जॉइस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है यहाँ पर डी, इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि टू द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ ए बिल्ट अप बीम
एन अलाउंस फॉर रिवेट होल टू बी एडिड। मैंने आपको अभी भी बताया कि जो आपका ग्रॉस एरिया होता है वो आपका मोर देन 20% ऑफ ए नेट होता है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं इस ग्रॉस एरिया की और इस नेट एरिया की, तो जो ग्रॉस एरिया होता है वो आपका सॉलिड प्लेट का लिया जाता है। किसका लिया जाता है? सॉलिड प्लेट का लिया जाता है। और जो आपका ए नेट होता है ये इफेक्टेड प्लेट का लिया जाता है। इफेक्टेड एरिया लिया जाता है, इफेक्टेड होल प्लेट, कि जो आपकी प्लेट क्या होती है? होल से अफेक्टेड होती है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ कवर प्लेट, तो एरिया ऑफ कवर प्लेट भी क्या होता है? मोर देन 13% ऑफ ए नेट होता है। तो यहाँ पे कवर प्लेट की बात कर रहा है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा सर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13/100 कर दीजिएगा तो 0.13 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, द रोल्ड स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बीम्स बिकॉज दीज प्रोवाइड। बिल्कुल सही। जब भी हम आई बीम की बात करते हैं या एज ए फ्लेक्सिबल मेंबर की बात करते हैं तो वहां पे हम आई सेक्शन का यूज करते हैं। अब इस आई सेक्शन की खासियत क्या है कि आपके पास लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो विद लेस क्रॉस सेक्शन एरिया हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जब भी हम किसकी बात करते थे सर? आई सेक्शन की बात करते थे। तो जो आई सेक्शन है हमारे पास, आई सेक्शन में क्या था सर? आपके पास दो फ्लैंज थे, एक वेब था। बिल्कुल सर, यहाँ पे क्या थे सर? दो फ्लैंज थे आपके पास और एक वेब था। कुछ इसी तरह से था। फ्लैंज किसको रजिस्ट करता है और वेब किसको रजिस्ट करता है? फ्लैंज जो है सर हमारे ये शेयर फोर्स को बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है और वेब आपके शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। इस आई सेक्शन की खासियत क्या है? इस आई सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत है कि लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। क्या हो सर? लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, MOI हो, और आपके पास लीस्ट बोल दो या लेस क्रॉस सेक्शन एरिया हो। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो। ठीक है, कुछ इसी तरह से बात की थी। बिल्कुल, इससे क्या होगा कि जो आपका आई सेक्शन होगा, आई सेक्शन की लेटरल स्टेबिलिटी हाई होगी। कि क्या होगी सर? आपके पास लेटरल स्टेबिलिटी हाई होगी टू प्रोवाइड द लेटरल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यही तो उसने बोला है कि लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शन एरिया हो। बिल्कुल सही, इसीलिए हम यूज करते हैं ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, या लेटरल स्टेबिलिटी ग्रेटर हो या हाई हो। हाई भी बोल सकते हैं आप और ग्रेटर भी बोल सकते हैं, ज्यादा हो मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर? इसका सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेटरली बकलिंग फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर नॉर्मल कंडीशंस प्रोवाइडेड टॉर्जन restraint as fully restrained and warping restraint as both फ्लैंज। कि हर जगह से मतलब टॉर्जन पे भी रिस्ट्रेन है, वार्पिंग में भी रिस्ट्रेन है। तो इसके लिए भी एक टेबल है, आप देख सकते हैं। कहाँ पे? मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर, कि जब दोनों ही कंडीशन में, कि फुली टॉर्जन में भी फुली रिस्ट्रेन है और वार्पिंग में भी फुली रिस्ट्रेन है, तो उस कंडीशंस में आपकी एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल कंडीशन में 0.70 एल होगी और आपके पास डिस्टेबलाइजिंग वैल्यू 0.85 एल होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू, दो वैल्यू आएगी। कौन कौन सी वैल्यू आएगी एल इफेक्टिव की? अगर नॉर्मल वैल्यू देखता हूं मैं, तो नॉर्मल वैल्यू है एक, और दूसरी आपके पास डिस्टेबलाइजिंग वैल्यू है। एक है सर 0.70 एल होगी हमारे पास, और 0.85 थी। एक बार चेक कर लेता हूं, 0.85 एल। क्लियर है? तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू बात कर रहा है, ये नॉर्मल वैल्यू है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हो, और सीधा ये है डिस्टेबलाइजिंग। ठीक है, तो ये आपको देखनी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया है? ए। वैसे भी आपके पास ना तो इसका आंसर सी हो सकता था, ना डी हो सकता था, ना बी हो सकता था। डायरेक्ट आप अगर तुक्का लगाना भी चाहो तब भी आप आंसर सही कर सकते थे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आपकी डिजाइन ऑफ बीम का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोला है? एज पर IS 800-2007 क्रॉस सेक्शन इन विच द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रीच yield stress but cannot develop the plastic moment of
रेजिस्टेंस ड्यू टू लोकल बकलिंग आर नॉन एज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉस सेक्शन की क्लासिफिकेशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 के मुताबिक। तो टोटली जो आपके पास क्रॉस सेक्शन होते हैं कितने तरह के होते हैं सर? आपके पास 4 तरह के क्रॉस सेक्शन होते हैं। अब ये 4 तरह के कौन कौन से हो सकते हैं, ये देख सकते हैं आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। अब जो आपका क्लास 1 टाइप का जो सेक्शन होता है उसी को हम प्लास्टिक सेक्शन के नाम से जानते हैं। इस प्लास्टिक सेक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, जब आप अपने प्लास्टिक सेक्शन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं क्लास फर्स्ट की बात कर रहा हूं, द क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप्ड प्लास्टिक हिंज, कि जहां पर आपका प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड होगा, जहां पे आपका प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड होगा एंड हैव द रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म। सिंपल सा फंडा रखना कि क्लास 1 का मतलब है आपके पास प्लास्टिक सेक्शन है कि एक ऐसा सेक्शन जहां पे आपका प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड हो और उसके साथ साथ वहां की जो रोटेशन कैपेसिटी के साथ साथ वहां पे एक मैकेनिज्म का फॉर्मेशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सेक्शन बोलते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं, इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका क्लास फर्स्ट है, प्लास्टिक सेक्शन का डायग्राम है। उसी तरह से अगर मैं सेकंड सेक्शन की बात करता हूँ, सेकंड सेक्शन आता है आपका क्लास 2, जिसको हम कंपैक्ट सेक्शन बोलते हैं। कंपैक्ट सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन होता है, एक ऐसा क्रॉस सेक्शन जहां पर विच कैन डेवलप्ड प्लास्टिक मूवमेंट रेजिस्टेंस, जहां पे क्या डेवलप्ड होता है आपका प्लास्टिक मूवमेंट रेजिस्टेंस डेवलप्ड होता है। याद रखना केस क्लास फर्स्ट में आपका प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड होता है, क्लास 2 में आपका क्या डेवलप्ड होता है, प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप्ड होता है। बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी, बट वहां पे जो प्लास्टिक हिंज रोटेशन की कैपेसिटी रहती है वो कैसे रहती है, इनएडिक्वेट रहती है। क्लियर है। क्लास 3 आता है आपका सेमी कंपैक्ट। सेमी कंपैक्ट मतलब कि ऐसा क्रॉस सेक्शन जिसका एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रीच यील्ड स्ट्रेस, जिसका जो एक्सट्रीम फाइबर हो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक रीच कर जाए। तो इसने यही तो बोला है कि एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रीच इन यील्ड स्ट्रेस। उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं सर, उस सेक्शन को आप सेमी कंपैक्ट सेक्शन बोलते हैं या क्लास 3 बोलते हैं। तो ये आपका जो सेमी कंपैक्ट है ये किसके अंदर आता है आपका सर, ये क्लास 3 के अंदर आता है। और अगर कंपैक्ट की बात करते हैं तो कंपैक्ट किसके अंदर आता है सर, आपका कंपैक्ट आता है क्लास 2 के अंदर। तो इसको आप लिख सकते हैं क्लास 2 के अंदर। उसके बाद अब बात कर लेते हैं क्लास 4। क्लास 3 में आता है आपका सेमी कंपैक्ट। प्लास्टिक आता है क्लास 1 में और ये सिलेंडर आता है आपका 4 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले आपका प्लास्टिक सेक्शन का बना है, फिर आपका कंपैक्ट का बना है, सेमी कंपैक्ट का बना है और फिर आपका सिलेंडर बना है। अगर जब आपका सेक्शन सिलेंडर बन जाएगा तो उसमें जो बकलिंग के चांसेस रहेंगे वो आपके ज्यादा रहेंगे। तो यही पढ़िएगा। अगर आप क्लास 4 की बात करते हैं, द क्रॉस सेक्शन इन विच द एलिमेंट्स बकल लोकली इवन बिफोर द रीचिंग यील्ड स्ट्रेस, कि ये अपनी परमिसिबल वैल्यू को पहले पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, बकल हो जाता है। क्लियर है, आप देख सकते हैं। When different elements of cross section falls under the different classes, ये आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको ये याद रखना कि किस में आपका प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड होता है। प्लास्टिक सेक्शन में क्लास 1 में आपका प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड होता है। क्लास 2 में अगर बात करते हैं कंपैक्ट सेक्शन, जहाँ पे आपका प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप्ड होता है। क्लास 3 के अंदर क्या होता है कि जो आपके यील्ड स्ट्रेस है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू तक क्या कर जाता है, रीच कर जाता है। और क्लास 4 के अंदर क्या होता है, आपकी लोकल बकलिंग का क्राइटेरिया आ जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास डिजाइन ऑफ बीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के, उसको हमने एक ही पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश की है डियर। तो मिलते हैं अब आपको नए चैप्टर्स में, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।